सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई काफी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि क्लाउड कंप्यूटिंग आने लग गया है चैनल पर और लेक्चर 1 ऑलरेडी अपलोडेड है, आप जाकर देख सकते हो। ये हमारा लेक्चर 2 और इसके अंदर हम क्या क्या देखने वाले हैं। इसके अंदर देखो, हम पीवाईक्यू सॉल्यूशंस भी देखेंगे। जो भी इस मतलब कि जो भी हम टॉपिक देखेंगे वो अगर पीवाईक्यू में आया है तो हम उसका सॉल्यूशन देखेंगे। और सबसे पहले हम देख लेते हैं हम कौन कौन से टॉपिक देखने वाले हैं इस लेक्चर के अंदर। तो चलो मूव करते हैं। सबसे पहले हमारा टॉपिक क्या है? सबसे पहले हमारा टॉपिक है इवोल्यूशन ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। हम देखेंगे इवोल्यूशन हुआ था जो क्लाउड कंप्यूटिंग में, कैसे कैसे इवॉल्व होकर इस समय जो क्लाउड कंप्यूटिंग है वो कैसे स्टार्टिंग से थी। ठीक है, और उसका हम आर्किटेक्चर देखेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग का, और उसी के अंदर हम सर्विसेज देख रहे होंगे क्लाउड कंप्यूटिंग की। देन लास्ट में हम देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि इवोल्यूशन और आर्किटेक्चर आपके बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इससे आपको समझ में आएगा कि क्लाउड कंप्यूटिंग है क्या और क्लाउड कंप्यूटिंग कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और आपके पेपर के लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दोनों टॉपिक 10-10 मार्क्स में आ सकते हैं। ठीक है, तो 2023-24 में आपका इवोल्यूशन ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग आया था, एक क्वेश्चन के साथ में आया था, नीड ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग के साथ। अब हम देखेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग का इवोल्यूशन होता क्या है। ठीक है, तो द फ्रेज क्लाउड कंप्यूटिंग फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन 1950। सबसे पहले कब हुआ था इंट्रोड्यूस? ये 1950 में। और किसके लिए यूज हुआ था ये? इंटर रिलेटेड सर्विसेज को मतलब ये बता रहा था कि इंटरनेट रिलेटेड जितनी भी सर्विसेज हैं उन्हें हम क्लाउड कंप्यूटिंग कहते हैं। ठीक है, तो ये तो आपको पता ही है क्लाउड कंप्यूटिंग होती ही क्या है। ऑन डिमांड इंटरनेट सर्विसेज होती है हमारी क्लाउड कंप्यूटिंग। ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग हैज इवॉल्व फ्रॉम बेसिक कंप्यूटिंग मॉडल टू अ मोर कॉम्प्लेक्स मॉडल सिस्टम। ठीक है, आज के टाइम पर जो सबसे हाई पेइंग जॉब्स है ना, वो हमारी क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर ही है। ठीक है, तो अभी अगर आप क्लाउड कंप्यूटिंग को बहुत अच्छे से पढ़ लेते हो तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आप इसके अंदर जॉब लेते हो ना तो आपको बहुत अच्छी सैलरी मिल सकती है। ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग बहुत बेसिक मॉडल से और बहुत कॉम्प्लेक्स मॉडल तक आया है, और आज के टाइम पर हर कोई क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज कर रहा है। चाहे आप गूगल ड्राइव हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे आप फेसबुक हो, सब जगह क्या चल रहा है? क्लाउड कंप्यूटिंग चल रहा है। ठीक है, तो चलो अच्छे से पढ़ेंगे इसे और अच्छे से समझेंगे कैसे कैसे इवॉल्व हुआ, फर्स्ट कहाँ से स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो चलो यहाँ पर आपको देख सकते हो, मैंने यहाँ पर बहुत अच्छे से यहाँ पर डायग्राम बनाया हुआ है। जो भी आपके फेसेस हैं, 9 फेसेस है आपके क्लाउड कंप्यूटिंग के इवोल्यूशन के। तो आपको इन्हें बहुत अच्छे से याद करना है। ठीक है, सबसे पहला है हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, देन है मेन फ्रेम कंप्यूटिंग, देन है क्लस्टर कंप्यूटिंग, देन है ग्रिड कंप्यूटिंग। और ये जो ग्रिड कंप्यूटिंग है ये हमारा मतलब कि यहीं से हमारी जो स्टार्ट हुई थी क्लाउड कंप्यूटिंग का, यहीं से स्टार्ट हुआ था। फिर आए वर्चुअलाइजेशन, देन वेब 2.0, देन सर्विसेज स्टार्ट हुई, देन यूटिलिटी लाइक इंटरनेट पे जो भी हमारे यूटिलिटी बेसिक सर्विसेज हमारी स्टार्ट हुई, देन उन सबको मिलाकर क्लाउड कंप्यूटिंग। मतलब कि ये जो आठों के आठों फेसेस है ना, इनको अगर हम ऑल सबको टुगेदर करके अगर हम रखें तो उसे हम क्लाउड कंप्यूटिंग कह सकते हैं। ठीक है, एट द एंड हम समझेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग को। ठीक है, तो चलो एक एक करके समझेंगे कि कैसे कैसे इन्वॉल्व हुआ, सबसे पहले क्या इंट्रोड्यूस हुआ था, देन उसके बाद क्या अपडेट आया। ठीक है, तो आपको बहुत मजा आने वाला है इसके अंदर। ठीक है, मतलब कि अगर आप पढ़ने में इंटरेस्टेड हो तो आपको मजा आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम से आपको क्या समझ में आता है कि बहुत सारे सिस्टम्स हैं वो जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड है और एक साथ काम करें। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल इंडिपेंडेंट कंप्यूटर्स वर्किंग टुगेदर एज अ यूनिफाइड यूनिट। ठीक है, जैसे कि कोई भी ऑफिस वगैरह में होता है कि बहुत सारे कंप्यूटर्स इंडिपेंडेंटली काम कर रहे होते हैं एज अ यूनिट। ठीक है, द गोल इज टू शेयर रिसोर्सेज एंड इंप्रूव कंप्यूटेशनल एफिशिएंसी। और उनका गोल क्या था कि वो आपस में रिसोर्सेज को शेयर कर पाए और कंप्यूटेशनल जो एफिशिएंसी है उसे इंक्रीज कर पाए। ठीक है, तो आई होप आपको ये तो क्लियर होगा, बहुत बेसिक है ना। जैसे कि आपका एक लैन होता है, लोकल एरिया नेटवर्क, उसी की तरह है। ठीक है, चैलेंजेस इसके अंदर क्या क्या थे? चैलेंजेस इसके अंदर ये थे कि सारे कंप्यूटर हमारे क्या होने चाहिए? सेम जियोग्राफिकल लोकेशन पे लोकेटेड होनी चाहिए, है ना। और इसके अंदर क्या लिमिटिंग देयर पोटेंशियल फॉर ग्लोबल कोलैबोरेशन। आप कोई भी मतलब कि एक जगह पर ही आपके सारे कंप्यूटर्स होने चाहिए थे, उसके आप अलावा कहीं जाकर उसको क्या कर सकते थे? उसको आप बिना कहीं क्या बोलते हैं, कहीं पर आप किसी से आप कोलैबोरेशन नहीं कर पा रहे थे एज ग्लोबली। ठीक है, अब इसके अंदर कुछ एडवांटेजेस थे भी, जैसे कि स्केलेबल था ये। इसके अंदर आप और भी कंप्यूटर्स तुरंत ऐड कर सकते थे, इसके अंदर कोई भी दिक्कत नहीं आ रही थी, है ना। और क्या बोलते हैं, इफिशिएंट भी था, क्योंकि सब कुछ वायर से कनेक्टेड था तो सब कुछ इफिशिएंट था, बिल्कुल स्लो नहीं था, कोई भी इंटरनेट वगैरह की जरूरत नहीं थी। ठीक है, और नेक्स्ट क्या आता है हमारा? मेन फ्रेम कंप्यूटिंग। मेन फ्रेम कंप्यूटिंग भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये था ना बहुत ज्यादा पावरफुल था, बस इसके अंदर ये प्रॉब्लम थी, ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव था। ठीक है, मेन फ्रेम कंप्यूटिंग क्या था? मेन फ्रेम्स वर पावरफुल एंड रिलायबल कंप्यूटर्स। पावरफुल एंड रिलायबल कंप्यूटर्स को हम क्या कहते हैं? मेन फ्रेम्स कहते हैं। ठीक है, यूज टू प्रोसेस लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा।
ये किसके लिए यूज होता था? लार्ज वॉल्यूम डेटा को प्रोसेस करने के लिए यूज होता था। और ज्यादातर कहाँ पर ये यूज होता था? ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में यूज होता था। ये एक टाइम पे बहुत सारे इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकता था, ठीक है। बस इसके अंदर ये प्रॉब्लम थी कि ये भाई एक्सपेंसिव था, ठीक है। और आपको पता है एक्सपेंसिव तो भाई प्रॉब्लम ही है ना, एक्सपेंसिव ज्यादा चीज हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता था, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम किसकी? क्लस्टर कंप्यूटिंग। क्लस्टर कंप्यूटिंग क्या होता था? क्लस्टर कंप्यूटिंग में आपके बहुत सारे कंप्यूटर्स आपके वर्क कर रहे होते थे टुगेदर। और इसके अंदर जो प्रॉब्लम थी ना एक्सपेंसिव की, इसने वो हटा दी थी, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या है, क्लस्टर कंप्यूटिंग emerged एज अ सॉल्यूशन टू रिड्यूस कॉस्ट कंपेयर टू मेन फ्रेम्स। अब ये फेजेस क्या है? ये फेजेस यही तो है, एक दूसरे का अपडेट है ना। तो देखो यहाँ पर जो हमारी प्रॉब्लम आई थी, ये उसको सॉल्व करके लाया। और इसने क्या किया? वही सेम पावर दी, और पर क्या किया? उसे कम कॉस्ट में प्रोवाइड कराया, ठीक है। समझ गए? अ क्लस्टर कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स नोड्स वर्किंग टुगेदर एज अ सिंगल टास्क, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या था, बहुत सारे कंप्यूटर्स, जैसे कि आप ये समझ लो कि ये एक क्लस्टर है, ये एक क्लस्टर है। ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स आपके क्या थे? एक साथ कनेक्टेड थे और एक टास्क पे काम कर रहे थे, ठीक है। और इसमें क्या था कि वो सेम पावर प्रोवाइड करा था जो कि मेन फ्रेम में थी, और इसके अंदर क्या था, कॉस्ट भी कम थी, ठीक है। तो पर इसके अंदर प्रॉब्लम क्या थी कि ये यहाँ पर क्या फेस कर रहे थे? जियोग्राफिकल रिस्ट्रिक्शन फेस कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पर भी अभी आप कहीं पर भी जाके कोलैब नहीं कर सकते थे। पावर तो आपके पास बहुत अच्छी आ गई, लेकिन आप इंटरनेट का आप यहाँ पर नहीं यूज कर रहे हो, तो आप ग्लोबली यूज तो कोलैबोरेशन तो कर नहीं सकते, ठीक है। सिस्टम नीडेड टू कनेक्टेड बाय द हाई बैंडविड्थ नेटवर्क लोकली, और ये जो सारे सिस्टम थे वो हाई बैंडविड्थ नेटवर्क से कनेक्टेड होने चाहिए थे, ठीक है। तो ये था हमारा क्या, क्लस्टर कंप्यूटिंग। तो आई होप आपको ये भी क्लियर होगा। नेक्स्ट हमारा आता है क्या, ग्रिड कंप्यूटिंग। ग्रिड कंप्यूटिंग आया हमारा सीन में, और ये काफी इंपॉर्टेंट है हमारे क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए। तो ग्रिड कंप्यूटिंग हमारे, अगर हम बात करें तो ग्रिड कंप्यूटिंग क्या होती है? ग्रिड कंप्यूटिंग अलाउड कंप्यूटर एट अ डिफरेंट जियोग्राफिकल लोकेशन। अब देखो यहाँ पर क्या सबसे पहले प्रॉब्लम आई हमें पैसे की, फिर प्रॉब्लम आई हमें जियोग्राफिकल एरिया रिस्ट्रिक्शन की, फिर अब देखो ग्रिड ने वो भी सॉल्व कर दी, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर हमारे कंप्यूटर डिफरेंट जियोग्राफिकल लोकेशन पे काम कर सकते थे, वर्क टुगेदर विया द इंटरनेट। यहाँ पर इंटरनेट की एंट्री हो गई, ठीक है। दी सिस्टम कुड बिलोंग टू डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, और अलग अलग सिस्टम अलग अलग डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग कर सकते हैं। उसका मतलब क्या है? हेट्रोजीनियस नोड से ये जितने भी हमारे जो कंप्यूटर है वो हमारे हेट्रोजीनियस हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि वो एक ही ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करते हो, ठीक है। टू परफॉर्म लार्ज स्केल कंप्यूटेशन, और ये सारे क्या कर सकते थे? लार्ज स्केल कंप्यूटेशन को परफॉर्म कर सकते थे। एज द डिस्टेंस बिटवीन नोड्स, अब इसके अंदर एक चैलेंज भी था कि अगर आपके नोड्स के बीच में बहुत ज्यादा डिस्टेंस हो जाती है, ठीक है, जैसे कि नोड्स के बीच में बहुत ज्यादा डिस्टेंस हो जाती है, तो क्या होगा कि बैंडविड्थ का इशू आएगा आपकी रिसोर्स शेयरिंग में। मतलब ज्यादा मतलब कि आप एक सेकंड में ज्यादा डेटा शेयर नहीं कर पाओगे एज कंपेयर टू आप अगर जितना पास रहोगे, ठीक है। इसमें डिस्टेंस की प्रॉब्लम आई। एंड नेटवर्क रिलेटेड प्रॉब्लम, कहीं कहीं पर नेटवर्क रिलेटेड प्रॉब्लम भी आ रही थी, है ना। बिकमिंग सिग्निफिकेंट लिमिटिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ ग्रिड कंप्यूटिंग इन सम केसेस, कभी कभी, ठीक है। तो ग्रिड कंप्यूटिंग यहाँ पर ये चैलेंज फेस कर रहा था कि ये ना मतलब ज्यादा डिस्टेंस पे भी रिसोर्सेज शेयर नहीं कर पा रहा था और काम नहीं कर पा रहा था एक साथ। यहाँ पे इंटरनेट तो आ गया था, लेकिन ज्यादा दूर जाने पर क्या हो रहा था? बैंडविड्थ में इशू आ रहा था, और क्या बोलते हैं, नेटवर्क रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही थी, ठीक है। सो आई होप आपको ग्रिड कंप्यूटिंग भी समझ में आ गया होगा। अब देखो धीरे धीरे चीजें ठीक होंगी। अभी ग्रिड कंप्यूटिंग के बाद आया हमारा वर्चुअलाइजेशन। वर्चुअलाइजेशन क्या होता है? वर्चुअलाइजेशन कोई भी एक ऐसी चीज जो कि एग्जिस्ट नहीं करती हो, है ना, वर्चुअलाइजेशन यही होता है। वर्चुअलाइजेशन में हमारा क्या था? ऐसी चीज जो कि एग्जिस्ट ना करती हो। वर्चुअलाइजेशन इंट्रोड्यूस्ड इन 1970s अनेबल द क्रिएशन ऑफ वर्चुअल इंस्टेंसेस ऑफ हार्डवेयर। यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर कौन सी सर्विस आई? ये वाली ये यार मुझे छोटा था, एक मिनट। IaaS, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, यहीं पर इंट्रोड्यूस हुई थी, ठीक है। जो कि हमारा अमेजोन प्रोवाइड कराता है, EC2 है ना, EC2 से। और एज्योर भी प्रोवाइड कराता है। तो देखो ये क्या, ये वाली सर्विस क्या थी? यहाँ पर आपको हार्डवेयर एज अ वर्चुअल देने लग गए, मतलब कि हार्डवेयर आप ले सकते हो, आप मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम्स ले सकते थे एक ही सिस्टम पर। मतलब कि जैसे कि आपके पास ना विंडो आप यूज कर रहे हो, ठीक है, आप एक विंडो यूज कर रहे हो, मतलब आप ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो का यूज कर रहे हो, और अगर आपको लिनक्स की जरूरत है, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते थे? ब्राउजर पे जाके आप इसी सिस्टम पर आप लिनक्स का भी यूज कर सकते थे, ठीक है। और अगर आपको जैसे और स्टोरेज की जरूरत है तो आप उसका यूज कर सकते थे, ठीक है। समझ रहे हो आप? यहाँ पर क्या आया? यहाँ पर
virtual instances of hardware allowing multiple operating systems and application to run simultaneously on a single physical machine। ठीक है, तो यहाँ पर वर्चुअलाइजेशन की एंट्री हुई। इंपॉर्टेंस क्या है इसकी क्लाउड कंप्यूटिंग में? वर्चुअलाइजेशन इज अ की टेक्नोलॉजी। वर्चुअलाइजेशन क्या है? एक हमारी की टेक्नोलॉजी है क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर, और ये पिन करती है क्लाउड सर्विसेज लाइक Amazon EC2 मैंने आपको बताया था, ये प्रोवाइड कराता है, अलोइंग फॉर एफिशिएंट रिसोर्सेज एलोकेशन, स्केलेबिलिटी एंड मैनेजमेंट। इसके अंदर बहुत ज्यादा ये हेल्पफुल होती है। ठीक है, वर्चुअलाइजेशन बस इतना समझो, ये बिल्कुल इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस से रिलेटेड है। ठीक है, ज्यादा या परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस वर्चुअलाइजेशन में क्या हुआ कि हार्डवेयर को हमें वर्चुअल मिलने लगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका वेब 2.0। वेब 2.0 क्या है? वेब 2.0 ने भी बहुत बड़ा रोल प्ले किया आपके क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर। यहाँ पर क्या हुआ, वेब 2.0 आते ही लोगों के अंदर जो आपकी क्लाउड कंप्यूटिंग है वो पॉपुलर होने लगी। ठीक है, जैसे कि ओवर द इंटरनेट मोर इंटरेक्टिव एंड डायनेमिक आपको मिलने लगे चीजें। तो देखो, वेब 2.0 refer to a set of technologies that made the internet more interactive and dynamic। ठीक है, जैसे कि आपकी गूगल मैप्स हो गए, फेसबुक हो गए, ट्विटर हो गया, ये सब आए और ये सब लोगों के बीच में बहुत तेजी से फैले और लोग बहुत अच्छे से इसे यूज कर पाए। ठीक है, तो जैसे फेसबुक है, फेसबुक पे आपकी जो फोटोज वगैरह रखी रहती हैं, वो आप ओवर द इंटरनेट ही तो यूज कर पाते हो। अगर इंटरनेट नहीं है तो क्या आपने अपलोड की हुई फोटो आप देख सकते हो? किसी की फीड आप देख सकते हो? नहीं देख सकते। तो वहां पर भी क्लाउड कंप्यूटिंग था। ठीक है, और ट्विटर में भी तो आप सारे ट्वीट्स वगैरह कब पढ़ रहे होते हो? जब आपके पास इंटरनेट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लोगों के लिए बहुत ज्यादा ये इंटरैक्टिव हुआ और डायनेमिक हुआ, और ये किसके कहाँ पर आ गया? ये फोन्स वगैरह पर आने लग गया। ठीक है, पहले क्या था कि सिस्टम्स पे, जिसके पास सिस्टम थे वही उसे यूज कर पाते थे क्लाउड कंप्यूटिंग को। ठीक है, अलोइंग फॉर सोशल नेटवर्किंग, ऑनलाइन कोलेबोरेशंस एंड यूजर जनरेटेड कंटेंट। ठीक है, यहाँ पर यूजर जैसे कि फेसबुक पर पोस्ट करने लग गए, ट्विटर पे पोस्ट करने लग गए, कोलेबोरेशन करने लग गए आपस में, जैसे कि फेसबुक पर लोग कोलैब करते हैं या फिर वीडियो चैट वगैरह करते हैं, है ना। सोशल नेटवर्किंग होने लग गई। तो वेब 2.0 बहुत बड़ा रोल प्ले किया क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर वेब 2.0 ने। ठीक है, तो आई होप आपको ये भी क्लियर होगा। नेक्स्ट क्या है आपका? सर्विस ओरिएंटेशन। सर्विस ओरिएंटेशन हमारा SOA से भी जाना जाता है। अभी आप आगे वाली आने वाली यूनिट्स में बहुत अच्छे से पढ़ोगे इन्हें। ठीक है, सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर आया, है ना। इंट्रोड्यूस्ड द आइडिया ऑफ डिलीवरिंग सॉफ्टवेयर एज अ मॉड्यूलर सर्विस दैट कुड बी इजीली एक्सेस्ड एंड रीयूज्ड। यहाँ पर कौन सी सर्विस इंट्रोड्यूस हुई? यहाँ पर हुई SaaS। यहाँ पे सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस इंट्रोड्यूस हुई। ठीक है, पहले IaaS हमारा इंट्रोड्यूस हो गया, यहाँ पर सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस इंट्रोड्यूस हुआ। यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर थे वो हमारे एज अ सर्विस प्रोवाइड कराने जाने लग गए लोगों को। ठीक है, और अगर जैसे बात करें तो ये रिलेवेंस कैसे था? दिस मॉडल कंट्रीब्यूटेड टू डेवलपमेंट ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज लाइक सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, ये मैं आपको बता दिया, एंड क्वालिटी ऑफ सर्विस में भी इसने कंट्रीब्यूट किया। ठीक है, तो आई होप आपको ये भी क्लियर ही होगा, है ना। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस आप समझ सकते हो, जैसे कि आपकी गूगल शीट है ना, वहां पर आप जाके अपना काम कर सकते हो, जैसे गूगल डॉक्यूमेंट है, गूगल फॉर्म्स हैं, या फिर आपके जितने भी गूगल के एप्स हैं, या फिर और भी कंपनी से जो भी ऑन जो एप्स होते हैं उनको आप यूज करते हो ना, तो वो आपके क्या आते हैं? सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस में आते हैं। ठीक है, तो आई होप, जैसे माइक्रोसॉफ्ट का आपका एक क्लिप क्लैम करके एक एडिटिंग सॉफ्टवेयर आता है, वो आपका इसके अंदर आता है क्लाउड सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ये हमारे 7 तो हो गए। नेक्स्ट आता है बस सर्विस ओरिएंटेशन। यहाँ पर सर्विस ओरिएंटेशन तो हमारा हो गया था ना। सर्विस ओरिएंटेशन नहीं, ये है हमारा क्या? यूटिलिटी कंप्यूटिंग। ठीक है, यूटिलिटी कंप्यूटिंग है ये, सॉरी मैंने गलती से लिख दिया है, यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ इसे। यूटिलिटी कंप्यूटिंग में क्या हुआ? इंटरनेट थ्रू रिसोर्सेज आपके प्रोवाइड कराने लग गए, जैसे कि स्टोरेज हो गया, कंप्यूट पावर हो गया, ये सब प्रोवाइड कराने जाने लग गई पेपर यूज मॉडल पर। ठीक है, पेपर यूज मॉडल पर। यूटिलिटी कंप्यूटिंग इज अ मॉडल वेयर कंप्यूटिंग रिसोर्सेज लाइक स्टोरेज, कंप्यूट पावर आर ऑफर्ड ऑन अ पेपर यूज बेसिस। ठीक है, सिमिलर टू द ट्रेडिशनल लाइक इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी और वाटर किस पे यूज दिए जाते हैं? पेपर यूज मॉडल पे ही तो दिए जाते हैं, कि आपने जितनी इलेक्ट्रिसिटी यूज करी आपको उतना पे करना होता है, जितनी आपने वाटर का यूज किया अपने घर में उतना आपको पे करना पड़ता है। वैसे ही आपके जो स्टोरेज और कंप्यूट पावर थे वो भी प्रोवाइड कराए जाने लगे, जैसे कि गूगल ड्राइव आपको स्टोरेज प्रोवाइड कराता है। ठीक है, आप जितना आप स्टोरेज यूज कर रहे हो उतना आप खरीद सकते हो। ठीक है, अब इसका इम्पैक्ट क्या हुआ? But this concept becomes central to the cloud computing। ठीक है, एज यूजर
as users no longer needed to invest heavily in hardware and infrastructures। ठीक है, मतलब कि जो नए नए स्टार्टअप थे उनको अलग से सॉफ्टवेयर हार्डवेयर वगैरह लेने की जरूरत नहीं पड़ने लग गई, उन्हें बस क्या करना था, पैसे पे करने थे और उन्हें स्टोरेज वगैरह मिल जाती थी। इंस्टेंट दे कुड रेंट रिसोर्सेज बेस्ड ऑन देयर एक्चुअल कंजम्पशन, रिड्यूसिंग कॉस्ट, इंप्रूविंग एफिशिएंसी। ठीक है, तो आई होप आपको ये भी क्लियर होगा। पहले तो ना यार ये तो नहीं थी, गलतियां करने लग गया हूं ना मैं। एक मिनट, हाँ बस इसको मैं 7, यहाँ पर मैं 8 कर दूं, देन मैंने 9 कर दिया। ठीक है, तो ये क्या है, एट्थ एट्थ फेज है हमारा। ठीक है, अब नाइन्थ फेज आया हमारा क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग ने क्या कर दिया भाई, सबको एक साथ लाकर बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी ले आया। ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग इज अ ऑन डिमांड डिलीवरी ऑफ आईटी रिसोर्सेज ओवर द इंटरनेट। ये आपको पता है, इट अलाउज यूजर टू स्टोर, एक्सेस, मैनेजिंग डेटा, एप्लीकेशन, सर्विसेज ऑन अ रिमोट सर्वर रेदर देन द लोकल मशीन्स और डेटा सेंटर्स। ठीक है, सब कुछ आप इंटरनेट पर ही कर सकते हो। ठीक है, इसके की फीचर्स क्या थे, ये ऑन डिमांड सर्विसेज प्रोवाइड कराता था, ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस को प्रोवाइड कराता है, रिसोर्स पूलिंग को, रैपिड इलास्टिसिटी को, मेजर्ड सर्विसेज यानी कि आप पेपर यूज करते, देखो ये सारी चीजें ना मैं आपको लेक्चर 1 में बता चुका हूँ, इसके लिए मैं बस रीड कर रहा हूँ। ठीक है, अब मेजर क्लाउड प्रोवाइडर्स की बात करें तो जैसे अमेजॉन वेब सर्विस है, अमेजॉन वेब सर्विस एडब्ल्यूएस ये हमें प्रोवाइड कराता है, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, गूगल क्लाउड एंड अदर। ठीक है, प्रोवाइड अ वैरायटी ऑफ क्लाउड सर्विसेज इंक्लूडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लेटफॉर्म एंड सॉफ्टवेयर एज अ आईएएस, पीएएस एंड एचएएस। ये हमारी क्या है, सर्विसेज है हमारी क्लाउड की। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस एंड सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। तो आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर होंगी, आपको एवोल्यूशन बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। अब देखो मैंने आपके लिए ना इन सब चीजों को एक समराइज कर दिया है पॉइंट पॉइंट में, मतलब कि आप डायरेक्टली पॉइंट्स पढ़ो और आपको समझ में आ जाए और आप पूरा एक पैराग्राफ लिखकर आ जाओ। ठीक है, तो आपको बस क्या करना है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, मैंने बहुत एक एक लाइन में खत्म कर दिया है कि डिस्ट्रीब्यूटेड जो सिस्टम आया था उसने हमारी फाउंडेशन और रिसोर्स शेयरिंग के लिए, कोऑर्डिनेशन के लिए यूज किया था डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। मेन फ्रेम आया था हाई प्रोसेसिंग पावर के साथ, लेकिन उसकी जो कॉस्ट थी वो बहुत हाई थी। लेकिन क्लस्टर कंप्यूटिंग ने क्या किया, कॉस्ट इशू को तो कम कर दिया, लेकिन इसके अंदर एक चीज की प्रॉब्लम थी कि ये जियोग्राफिकली लिमिटेड था। ठीक है, अब फिर ग्रिड कंप्यूटिंग आया, इसने जियोग्राफिकल बाउंड्रीज को बढ़ाया, लेकिन इसके अंदर नेटवर्क इश्यूज आ रहे थे। ठीक है, आप एक एज ए स्टोरी पढ़ सकते हो। ठीक है, ऐसे वर्चुअलाइजेशन आया, वर्चुअलाइजेशन ने अनेबल्ड किया वर्चुअल सिस्टम्स को ऑन वन फिजिकल मशीन, क्रूशियल टेक्नोलॉजी फॉर क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, वेब 2 आया जिसने अनेबल किया इंटरैक्टिव एंड वेब बेस्ड क्लाउड एप्लीकेशंस को, जैसे कि फेसबुक और हमारे गूगल मैप्स को। सर्विस ओरिएंटेशन आया जिसने हमारी एस सॉफ्टवेयर एज सर्विस को इंट्रोड्यूस किया। फिर आया हमारा यूटिलिटी कंप्यूटिंग जिसने हमारे पेपर यूज मॉडल को इंट्रोड्यूस किया, जहां पर हमारी स्टोरेज और हम कंप्यूट पावर को ले सकते थे। फिर आया हमारा क्लाउड कंप्यूटिंग जिसने सबको एक साथ लाकर जितनी भी प्रीवियस टेक्नोलॉजी थी डिलीवर्ड किया ऑन डिमांड, स्केलेबल एंड कॉस्ट इफेक्टिव कंप्यूटिंग सर्विस ओवर द इंटरनेट। तो देखो सारी चीजें मैंने यहाँ पर समराइज कर दी हैं, आप इन्हें पढ़ लोगे तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो चलो आपको, और हाँ आपको समझाना मेरा कैसा लग रहा है प्लीज कमेंट करके बता दिया करो। ठीक है मुझे। अब हम पढ़ने वाले नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इस यूनिट के अंदर थे, आर्किटेक्चर ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। आर्किटेक्चर ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग बहुत अच्छे से देखेंगे और इसके अंदर आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी क्लाउड कंप्यूटिंग के रिलेटेड। ठीक है, तो चलो पढ़ते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर इज अ स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क दैट डिफाइन हाउ डिफरेंट क्लाउड कंपोनेंट एंड सर्विसेज interact to provide scalable, reliable and cost effective computing solutions। ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर एक हमें स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क देता है जो कि हमें बताता है कि क्लाउड कंप्यूटिंग कंपोनेंट्स और क्लाउड के सर्विसेज हमें कैसे इंटरेक्ट करके स्केलेबल, रिलायबल और कॉस्ट इफेक्टिव कंप्यूटिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, इट इन्वॉल्व्स द इंटीग्रेशन ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स ऑन बोथ फ्रंट एंड एंड बैक एंड टू एंश्योर सीमलेस डिलीवरी ऑफ क्लाउड सर्विसेज। ठीक है, ये जो सारे कंपोनेंट्स है ना आपस में मतलब इंटरेक्ट करके, आपस में इंटीग्रेशन बनाकर हमें एक बहुत अच्छी सीमलेस डिलीवरी प्रोवाइड कराते हैं क्लाउड सर्विसेज की। ठीक है, तो देखो इसके अंदर दो कंपोनेंट होते हैं, बहुत एक मतलब ना स्टोरी की तरह पढ़ा करो, बिल्कुल पढ़ने के लिए ही मत पढ़ो, आप समझने के लिए पढ़ो। ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, एक हमारा एक ऐसी चीज है जो कि आप भाई इंटरनेट पे सारी चीजें आपको प्रोवाइड करा रहा है। ठीक है, तो इसका आर्किटेक्चर तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, कैसे सारी चीजें साथ में काम करती हैं वो हमें समझना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो इसके अंदर दो कंपोनेंट होते हैं मेन, मेन जो दो पार्ट होते हैं वो होता है, एक होता है फ्रंट एंड। तो देखो मैंने आपके लिए बहुत अच्छा यहाँ पर एक डायग्राम बनाया है, ये मैंने खुद बनाया है यहाँ पर। तो देखो बहुत इंपॉर्टेंट है और आप इसे ना एक बार बना के देखो कॉपी के अंदर। ठीक है, बना लो क्योंकि 10 नंबर में आने वाला है और आपके बहुत इंपॉर्टेंट काम आएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हमारे दो पार्ट है, एक है हमारा फ्रंट एंड और एक है हमारा बैक एंड। अभी तो हम डेफिनेशन वगैरह पढ़ेंगे, पहले ये समझो। ठीक है, फ्रंट एंड में क्या आता है, देखो ये जो है ना, ये जो ब्लैक कलर से मार्क है ये हमारे क्या होते हैं, क्लाउड
कंपोनेंट होती हैं, ठीक है। क्लाइंट इंफ्रास्ट्रक्चर, इंटरनेट, एप्लीकेशन सर्वर, क्लाउड रन टाइम, स्टोरेज, इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट, सिक्योरिटी, ये सब क्या है, कंपोनेंट है क्लाउड के। अगर कंपोनेंट ऑफ क्लाउड आता है तो आपको ये अलग अलग लिखने हैं, लेकिन अगर आर्किटेक्चर ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग आता है तो आपको ये पूरा बनाना है, ठीक है। तो देखो फ्रंट एंड में क्या क्या चीजें आती हैं। फ्रंट एंड में आता है एक आपका क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि क्लाइंट साइड होगा, यानी कि हम अगर क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज कर रहे हैं, जो हमारी एप्लीकेशन है, जैसे कि अगर जोमेटो की जो एप्लीकेशन है, जो कि HTML CSS जावास्क्रिप्ट है, वो हमारा क्या होगा, क्लाइंट का इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, ठीक है। लेकिन बैकएंड पे जो कंप्यूट पावर होगी या फिर स्टोरेज होगा, वो आएगा हमारा क्लाउड कंप्यूटिंग के बैकएंड में, ठीक है। और क्लाइंट इंफ्रास्ट्रक्चर आता है एक हमारा फ्रंट एंड में, और एक एप्लीकेशन का फ्रंट एंड पार्ट आता है हमारा फ्रंट एंड के अंदर, ठीक है। दो पार्ट आते हैं। और बैकएंड में क्या क्या चीजें आ रही होती है, बैकएंड के अंदर हमारा एप्लीकेशन का बैकएंड पार्ट आ रहा होता है, सर्वर आ रहा होता है, क्लाउड रन टाइम आ रहा होता है, स्टोरेज आ रहा होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर आ रहा होता है, मैनेजमेंट उसका, और सिक्योरिटी, ठीक है। ये सब चीजें आ रही होती है आपकी बैकएंड में। तो ये चीज समझ लेना एक बार, आपको आई होप ये डायग्राम समझ में आ गया होगा। और फ्रंट एंड और बैकएंड कैसे कनेक्टेड रहते हैं, कैसे इंटरेक्ट करते हैं आपस में, कैसे रिसोर्स शेयर करते हैं, इंटरनेट के थ्रू। ये तो आपको पता है, बेसिक जो बेसिक चीज है इंटरनेट है हमारी, ठीक है। क्लाउड कंप्यूटिंग का भाई लाइफ लाइन, ब्लड आप समझ लो इंटरनेट है, बिना इंटरनेट के कुछ नहीं है, ठीक है। चलो ये आपको समझ में आ गया। अब हम सब कुछ पढ़ेंगे, ठीक है। डेफिनेशंस वगैरह देखेंगे सबकी। तो चलो स्टार्ट करते हैं कैसे, फ्रंट एंड से। आपको समझ में आ गया ना आर्किटेक्चर। फ्रंट एंड से अगर हम स्टार्ट करें तो सबसे पहले फ्रंट एंड में पढ़ेंगे हम क्या। द फ्रंट एंड इज अ क्लाइंट फेसिंग पार्ट ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर, कंसिस्ट ऑफ, ये यार फिर बड़ा हो गया, इसे देन छोटा कर दो। हाँ इतना ठीक है। क्लाउड कंप्यूटिंग, सॉरी, द फ्रंट एंड इज अ क्लाइंट फेसिंग पार्ट ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर, कंसिस्टिंग ऑफ यूजर इंटरफेस होना चाहिए उसके अंदर, और एंड एप्लीकेशन दैट क्लाइंट यूज टू इंटरेक्ट विद क्लाउड सर्विसेज, ठीक है। इट इंक्लूड द फॉलोइंग। अब इसके अंदर क्या क्या होता है फ्रंट एंड के अंदर, देखो फ्रंट एंड का आप इतना तो समझ गए ना, जो क्लाइंट साइड पर होगा, जो हमारे यूजर्स के साइड पे होगा, वो हमारा होता है फ्रंट एंड, ठीक है। क्लाइंट इंफ्रास्ट्रक्चर आता है इसके अंदर। द क्लाइंट इंफ्रास्ट्रक्चर रिफर टू द डिवाइसेस and infrastructure interfaces used by users to access cloud services। क्लाउड सर्विसेज को एक्सेस करने के लिए जो हमारा इंटरफेस और डिवाइस यूज होते हैं, वो आता है हमारा क्लाइंट इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। दिस डिवाइसेस कुड बी डेस्कटॉप, लैपटॉप, मोबाइल फोन्स एक्सेट्रा, while the interfaces could be web browsers, custom applications that provide access to the cloud services। क्लाउड सर्विस को ऐसे आप हवा में जाके तो यूज नहीं कर लोगे, आपको ब्राउजर की जरूरत पड़ेगी, आपको एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी, आपको एक डेस्कटॉप की जरूरत पड़ेगी, आपको एक लैपटॉप की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। और इसके अंदर क्या आता है, एप्लीकेशन का जो फ्रंट एंड पार्ट होता है, जो कि हमारा फ्रंट एंड पार्ट होता है, चाहे आपने किसी भी टेक्नोलॉजी से बनाया उसे, वो आपका किसके अंदर आता है, फ्रंट एंड के अंदर आता है, ठीक है। तो दो चीजें आती हैं, तो आपको आई होप समझ में आ गई होंगी। यार मैंने भी बहुत डीप में जाके समझा दिया, ठीक है। और लेक्चर भी मुझे पता है बड़ा हो गया होगा। देखो बड़े लेक्चर से ना डरा मत करो, बहुत अच्छे से चीजें समझ में भी तो आ रही हैं, है ना। बड़े लेक्चर से क्या मतलब है, आपको चीजें समझ में आनी चाहिए, ठीक है। बैकएंड की बात करें तो बैकएंड रिफर टू द क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर। अब बैकएंड क्या होता है, बैकएंड होता है हमारा क्लाउड पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो होता है हमारा बैकएंड, ठीक है। इटसेल्फ मैनेज बाय क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर। और जो ये बैकएंड है ना, पूरा का पूरा किसके द्वारा मैनेज किया जा रहा होता है, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर, जैसे कि अमेजोन या फिर गूगल, उनके द्वारा मैनेज किया जा रहा होता है। इट हैंडल ऑल द बिहाइंड द सीन्स प्रोसेसेस रिसोर्सेज नेसेसरी टू द डिलीवर सर्विस। की कंपोनेंट्स इंक्लूड, देखो यहाँ पे सर्विस डिलीवर सर्विसेज और रिसोर्सेज जो है नेसेसरी, उन सबको कौन मैनेज कर रहे होते हैं, गूगल क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर मैनेज कर रहे होते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर जो कंपोनेंट्स हैं, अब जो कंपोनेंट्स हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है एप्लीकेशन बैकएंड। एप्लीकेशन जो होती है हमारी बैकएंड के पार्ट, जो एप्लीकेशन का बैकएंड पार्ट होता है, वो हमारा आता है बैकएंड के अंदर। बैकएंड एप्लीकेशन आर क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर और प्लेटफॉर्म दैट प्रोवाइड द सर्विसेज टू द क्लाइंट, ठीक है। दीज कुड इंक्लूड वेब सर्विसेज, सारी वेब सर्विसेज, एपीआईज और क्लाउड सॉफ्टवेयर, ठीक है। दैट सर्व यूजर रिक्वेस्ट, ठीक है। जो भी यूजर रिक्वेस्ट करेगा फ्रंट एंड पार्ट से, उन्हें जो रिस्पॉन्स करेंगी, वो हमारी बैकएंड के अंदर आती है, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। अब देखो सर्विसेज, तो ये जो सर्विसेज है ना, ये क्लाउड सर्विसेज हमारी 2021-22, 2022-23 में आई थी, 2 नंबर में आई थी, मतलब दो दो नंबर में आई थी। तो ये आप पढ़ लो। और अभी हम जब आगे पढ़ेंगे ना थर्ड यूनिट के अंदर, तो आप इसे डीप में पढ़ोगे, सारी सर्विसेज को, इनके आर्किटेक्चर पढ़ोगे। तो मैंने यहाँ पर ब्रीफली, मतलब कि एक क्या बोलते हैं, ओवरव्यू दे दिया इनका, ठीक है। दिस द सर्विसेज लेयर कंसिस्ट ऑफ 3 मेजर क्लाउड सर्विसेज मॉडल, ठीक है। 3 मॉडल है हमारे। पहला है हमारा सॉफ्टवेयर एज अ सर्विसेज, जिसके अंदर हमारे जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है, वो प्रोवाइड कराई जाती है एज अ सर्विस ओवर द इंटरनेट, जैसे कि गूगल वर्कस्पेस हो गए, सेल्स फोर्स वर्कस्पेस हो गए, वैसी चीजें, ठीक है। जैसे कि वर्कस्पेस में क्या आता है, आपके गूगल शीट आ जाती है, डॉक्स आ जाते हैं, फॉर्म्स आ जाते हैं, ठीक है।
अब प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस में आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराया जाता है जहां पर आप अपनी एप्लीकेशन को बिल्ड कर सकते हो, डिप्लॉय कर सकते हो और उन्हें मैनेज कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि आपका गूगल ऐप इंजन होता है और AWS इलास्टिक बीन स्टॉक होता है। ठीक है, और अगर हम IaaS की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, यहाँ पर क्या होता है, आपको वर्चुअल कंप्यूटिंग रिसोर्सेज प्रोवाइड कराए जाते हैं, जैसे कि वर्चुअल मशीन्स प्रोवाइड कराई जाती हैं, स्टोरेज प्रोवाइड कराई जाती है और नेटवर्क्स प्रोवाइड कराए जाते हैं। ठीक है, AWS EC2 इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है, तो आपको सारी सर्विसेज भी समझ में आ गई होंगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हमारा। नेक्स्ट क्या है आपका, देखो दो कंपोनेंट बैकएंड के हो गए। नेक्स्ट है आपका रन टाइम क्लाउड। रन टाइम क्लाउड की बात करें तो प्रोवाइड कराया जाता है एक रन टाइम इन्वायरमेंट द इन विच द वर्चुअल मशीन एंड एप्लीकेशन ऑपरेट। ठीक है, आपको एक रन टाइम इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराया जाता है इसके अंदर। इट एंश्योर दैट क्लाउड एप्लीकेशन रन स्मूथली विदाउट एनी हार्डवेयर डिपेंडेंसी। ठीक है, अब देखो ये भी आपको समझ में आ गया होगा, रन टाइम एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराया जाता है। ठीक है, इसके अंदर अब नेक्स्ट आता है आपका स्टोरेज। स्टोरेज बात करें तो आपको स्टोरेज प्रोवाइड कराई जाती है, ऐसी स्टोरेज प्रोवाइड कराई जाती है जो कि स्केलेबल हो, आपको जितनी जरूरत हो उतनी मिल सके, कितनी कम है उसको कम भी कर सको आप, फ्लेक्सिबल हो। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस हो। वेयर डेटा इज स्टोर्ड एंड मैनेज इन रिमोट सर्वर्स, जैसे कि आप Amazon S3 से, इसे इसका होता है सिंपल स्टोरेज सर्विस, ऐसे कुछ होता है। Amazon S3 इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है। गूगल क्लाउड स्टोरेज बहुत अच्छा इसका एग्जांपल है। आप अगर क्लाउड कंप्यूटिंग पढ़ना भी चाहते हो ना, आप गूगल क्लाउड पे जाकर पढ़ो, बहुत अच्छे से उन्होंने भी पढ़ाया है। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी प्रोवाइड कराए जाते हैं। द क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ फिजिकल एंड वर्चुअल रिसोर्सेज दैट form the foundation of cloud services. It include servers, network devices, storage system and virtualization technology that pool and share resources efficiently। ठीक है, उसके अंदर मतलब कि ये सारा ना बैकएंड पार्ट है जो कि क्लाउड के अंदर हो रहा होता है। ठीक है, जैसे कि आपके सर्वर्स होते हैं, नेटवर्क डिवाइसेस होते हैं, उन्हें मैनेज करना है ना, और उनके अंदर से अलग अलग यूजर्स को, पूल के अंदर से अलग अलग यूजर्स को उनके यूज के हिसाब से चीजें प्रोवाइड कराना। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट, और उन सबको मैनेज करना इसके अंदर वो आ जाता है। ठीक है, स्मूथली मैनेज करना। तो देखो ये सारी चीजें थी आपके कंपोनेंट से, ये सारे कोई बचा है क्या कंपोनेंट, देख लेता हूँ मैं। एक मिनट। हाँ, सारे कंपोनेंट्स आपके क्लियर हो गए। देखो ये थे आपके बैकएंड के सारे कंपोनेंट। बैकएंड में कितने कंपोनेंट है आपके, 6 कंपोनेंट्स है, और आपके फ्रंट एंड में 2 कंपोनेंट है। ठीक है, तो अगर कंपोनेंट्स ऑफ क्लाउड आता है तो आपको ये सारे कंपोनेंट्स लिख कर आने हैं। अगर आर्किटेक्चर आता है तो आपको ये बैकएंड और फ्रंट एंड अच्छे से समझा के आने हैं। अब बात करते हैं, देखो हमने, आप इसके अंदर आर्किटेक्चर में देखो, हमने फ्रंट एंड साइड देख लिया, हमने बैकएंड साइड देख लिया। अब देखते हैं इंटरनेट, हमारे ये दोनों किससे कनेक्टेड है, इंटरनेट से कनेक्टेड है। तो हाउ फ्रंट एंड एंड बैक एंड इंटरैक्ट, कैसे इंटरैक्ट करते हैं फ्रंट एंड एंड बैक एंड। द इंटरेक्शन बिटवीन फ्रंट एंड एंड बैक एंड happens via the internet, ये तो आपको पता ही है, which act as a bridge connecting client request to the backend resources। जैसे क्लाइंट रिक्वेस्ट करेगा, बैकएंड उसे रिस्पॉन्स करेगा विद रिसोर्सेज। ठीक है, द क्लाइंट इंटरेक्ट विद द क्लाउड विया वेब ब्राउजर्स के थ्रू या फिर एप्लीकेशंस के थ्रू, जैसे कि आप क्रोम से या फिर ब्रेव से आप उसे इंटरेक्ट कर रहे होते हो। बैकएंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोसेस दिस रिक्वेस्ट टू डिलीवर द रिक्वायर्ड सर्विसेज एंड डेटा, जैसे कि आपने वहां पे रिक्वेस्ट किया कि हमें 100 GB स्टोरेज चाहिए, तो बैकएंड उसे प्रोसेस करेगा कि भाई को 100 GB स्टोरेज चाहिए, तो उसके साथ वो 100 GB आपको प्रोसेस स्टोरेज प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, तो बैकएंड और फ्रंट एंड कैसे इंटरेक्ट करते हैं, इंटरनेट के थ्रू इंटरेक्ट करते हैं। तो मैंने देखो जितना हो सकता था उतने अच्छे से आपको पूरा आर्किटेक्चर अच्छे से समझाया है। मैंने टाइम की कोई भी चिंता नहीं करी है। ठीक है, और मैंने आपको बहुत अच्छे से सारी चीजें समझा दी है, तो आपका जो आर्किटेक्चर है वो भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब आता है आपका, देखो इसके अंदर आपने सर्विसेज भी पढ़ ली, आपने आर्किटेक्चर भी पढ़ लिया, इवोल्यूशन भी आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब बात करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। एप्लीकेशंस ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग कहाँ कहाँ पे क्लाउड कंप्यूटिंग यूज होता है। अगर आपने अच्छे से पढ़े सारे लेक्चर तो आपको समझ में आ गया होगा क्लाउड कंप्यूटिंग कहाँ कहाँ पे यूज होता है। डेटा स्टोरेज बैकअप में यूज होता है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस यूज होता है, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस यूज होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस यूज होता है, बिग डेटा एनालिटिक्स में यूज होता है, यानी कि लार्ज डेटा को अगर आपको प्रोसेस करना है तो वहां पर यूज होगा। डिजास्टर रिकवरी में यूज होगा, अगर कोई भी आपका डेटा लॉस वगैरह हो जाता है वहां पर। क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन डिप्लॉय डेवलपमेंट में यूज होगा, अगर आप प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस ले रहे हो जहां पर आप अपनी एप्लीकेशन को बिल्ड कर रहे हो, अगर अपनी एप्लीकेशन को डिप्लॉय कर रहे हो, वहां पर मेजर मैनेजमेंट कर रहे हो उसका, तो क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन डेवलपमेंट में भी यूज हो रहा होगा। ठीक है, तो आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। बस एप्लीकेशन के अगर आप 10 नंबर में आती है एप्लीकेशन, तो आप इन्हें थोड़ा थोड़ा समझा कर आ जाना। वैसे मैंने ये सारे पॉइंट्स आपको समझा दिए है ना, ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, समझाए मैंने। ठीक है, अगर आपने यहाँ तक लेक्चर को देखा है, थैंक यू सो मच। और आपको पढ़ाने का तरीका कैसा लग रहा है प्लीज बताना, नोट्स कैसे हैं ये भी बताना। और
ये सारे टॉपिक जो थे हमने कंप्लीट कर लिए हैं आज के लेक्चर्स के। हमारा मतलब जो टास्क था कंप्लीट हो गया है। अब मैं आपसे एक बस एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करो। बहुत हमारे सब्सक्राइबर यार कम है, 10 के पहुंचाओ, ठीक है प्लीज सब्सक्राइबर्स को। और मल्टी एटम्स चैनल को भी सब्सक्राइब करो, वो भी हमारा ही चैनल है, मतलब कि आपका ही चैनल है वो। और क्या बोलते हैं, अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। और आप डिस्क्रिप्शन के अंदर चेक करो, आपको और भी सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। और ये मतलब कि क्लाउड कंप्यूटिंग की आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगी। और हमारे चैनल पर ना एप्टीट्यूड कोर्स भी हमने लॉन्च किया है, और फुल्ली फ्री है। आप उसे भी जाकर चेकआउट करो, हमने बहुत अच्छे से उसके अंदर एक एक टॉपिक को समझाया है, तो उसे भी देख लेना, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, इसी के नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे।